अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम सैम्पलिंग और स्क्रीनिंग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सेल का। तब हम करने वाले हैं स्टार्ट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च में। सैम्पल है क्या? आपने जब भी कोई रिसर्च करनी है, उसमें आपने कुछ लोगों पे रिसर्च करनी है ना, या किसी कोई आपका सब्जेक्ट होगा, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक टॉपिक है कि आपने देखना है कि स्मोकिंग जो है वो उसका लंग कैंसर के साथ क्या एसोसिएशन है, या कोई भी आपको कुछ इंडिविजुअल्स चाहिए होंगे, कोई सैम्पल चाहिए होगा जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सको। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप जनाबे वाला जितना आपका एरिया है तो उस मुल्क के हर बंदे पर आप शुरू कर दो कि कौन कितना रिस्क जो है वो स्मोकर्स के अंदर कितना चांस है कि उनके अंदर लंग कैंसर बाद में डेवलप हो जाए। या आप कोई भी इस तरह का रिसर्च टॉपिक चूज़ कर रहे हो, तो आप सारा का सारा कंट्री तो नहीं चूज़ कर सकते, या आप पूरी दुनिया को चूज़ नहीं कर सकते। आप उसके अंदर से आपको एक ऐसे लोग चाहिए या सैम्पल साइज़ चाहिए, आपका एक एडिक्वेट सैम्पल साइज़ होना चाहिए जिसे कैलकुलेट किया जाता है। और वो सैम्पल आपका इस तरह का होना चाहिए कि उसमें हर तरह के लोग आ जाएँ। मिसाल के तौर पे अगर मेरा सैम्पल जो है वो अपोर्शन जो है वो सारी अच्छा, ये तो डेफिनेशन पहले देख लें कि आपने जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उससे आपने एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लिया है जो आपके रिसर्च के लिए एडिक्वेट है, या जिसमें आपको हर तरह का बंदा मिल जाएगा, वो आपका सैम्पल है, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है। ठीक है, अब सैम्पल और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन से हम कुछ इंडिविजुअल्स को लेते हैं, कोई सैंपल लेते हैं कुछ क्वालिटीज़ वाला, इसे हम सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई रिसर्च करनी है, तो अब जैसे पाकिस्तान में हर तरह का बंदा मौजूद है, या लाहौर में अगर आप कर रहे हो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, तो अब आप अगर एक ही स्कूल से ले लेते हो तो सारे एक जैसे होंगे, तो आपको उसमें ऐसा चाहिए जिसमें पठान भी हो, कोई रिलीजियस वाइज भी डिफरेंट हो, एज ग्रुप अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो आपको हर तरह का बंदा चाहिए। आप एक ही तरह के ऊपर अगर आप रिसर्च कर लेते हो और बाद में आप कहते हो कि मैं इसको सारी बंदों पे जनरलाइज़ कर रहा हूँ, तो ये तो फिर बायस आ जाएगा ना, उसमें आपका रिज़ल्ट जो है जनरलाइज़ नहीं हो सकता। अब मेथड ऑफ़ सैम्पलिंग जो है ना, वो हमारे पास दो तरह से है। या तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, ये तो टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो हम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये है कि भाई हम जो है वो पर्ची डाल दो। ठीक है, एग्जैक्टली मैं इसको ऐसे रीड करती हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो आपकी पर्ची डालने जैसे ही है, या आपने जो है वो लॉटरी नहीं जैसे किसी बंदे की निकल आती, इसमें हर बंदे के पास चांस होता है कि वो सैम्पल के अंदर शामिल हो सकता है। मेन पॉइंट इसका ये है, यानी कि ये कि इसमें आप कोई बायस नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे आप कोई डिज़ीज़ के लिए आप इस बायस क्या होता है कि आप अपनी कोई रिसर्च कर रहे हो कि ये वाली जो ड्रग है इससे ये बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती, तो बायस आपकी तरफ से आने के चांसेस है ना कि आप जो है वो खुद से कुछ रिज़ल्ट को अल्टर कर दो या कुछ चेंजेस ले आओ। या आप इस तरह से करो कि आप जिस बंदे के अंदर मतलब ठीक आ रहा, बस उसी को लिस्ट करो और बाकी लोगों को आप अपने सैंपल के अंदर लो ही ना। तो इससे आपके चेंज आपका जो साइज़ है, आपका जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है। या आप जानबूझ के अपना वही रिज़ल्ट लाना चाह रहे हैं जो आपकी हाइपोथेसिस है, तो वो इसलिए उसका क्या तरीका होता है कि जी इंटरनेशनल जो है ना, जो वैलिड तरीका वो ये कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जाए। यानी आपको ना पता हो कि जी सैम्पलिंग के अंदर कौन सा बंदा है, आपने पर्ची डाली और आपने निकाला। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मैं बता रही हूँ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हर बंदे के पास इक्वल चांस है कि वो सैम्पलिंग में आएगा, सैम्पलिंग के अंदर आपके सैम्पल में ऐड हो सकता है, या उसके पास इक्वल चांस है। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये है, या सिस्टेमिक है, क्लस्टर है, स्ट्रेटिफाइड, 4 इसकी टाइप्स है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये है कि जी आपने ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक क्लास है, उसके अंदर 40 बच्चे हैं। ठीक है, आपने इन बच्चों के ऊपर रिसर्च करनी है, तो अब आप अपनी मर्ज़ी का बच्चा तो नहीं इसके अंदर से चूज़ करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन 40 के 40 के ना कोई इनके रोल नंबर्स फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो। ये रोल नंबर्स क्या है? ये रोल नंबर्स इनके सैम्पलिंग फ्रेम है। ठीक है, ये आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम आ गया। ठीक है, अब इस सैम्पलिंग फ्रेम में आप क्या करोगे, आपने इन 40 के ऊपर ना अपने पर्चियाँ बना ली। ठीक है, वो पर्चियाँ आपने जो है वो एक डब्बे के अंदर डाली, उसको अच्छे से हिलाया और फिर आपने एक एक पर्ची उसके अंदर से निकाली। ठीक है, अब ये जो आप निकाल रहे हो इसमें कोई बायस नहीं है, जो पर्ची आएगी वो वाले रोल नंबर का बच्चा जो है वो आपके सैम्पल में ऐड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो कर रहे हो ना, कि नंबर असाइन कर रहे हो आप, आपका सैम्पलिंग फ्रेम है, उसके बाद आप रैंडम जो है ना वो उनको निकाल रहे हो। ठीक है, रैंडम एक तो हम कहते हैं ना रैंडम हमारी कन्वीनियंट के जी मुझे जैसा अच्छा लगा वैसे मैंने कर लिया, वो नहीं। यहाँ पे रैंडम का मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके के साथ आपने जो है वो सैंपल लिया, और ये सबसे बेस्ट वे होता है।
कि रैंडम नंबर्स आपने एलोकेट किए, उसके बाद बगैर किसी कनिंगनेस के आपने उसको किया। इसके डिफरेंट वेज होते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको पर्ची निकालने वाला एक वे बताया। इसके अलावा इसका ये होता है कि कंप्यूटर से भी आप जो है ना वो जनरेट करते हो इसको, कि वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इस तरह के कि जहाँ पे आप अपना सैम्पलिंग फ्रेम डालते हो और वो आपको ना एलोकेट कर देते हैं कि ये जो है ना वो कंप्यूटर करके देता है, तो उसके अंदर तो कोई बाइस का चांस नहीं होता। तो इस तरह से आप जो सैम्पल अपना जनरेट करते हो या जो लोगों को लेते हो वो होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो जो ये वाली जो आपकी सैम्पल है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसके अंदर जो आपके पास कुछ चीज़ें जो है ना वो आती हैं यहाँ पे। ज़ाहिर है इसमें आपका रिसोर्सेज या टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन, सारी चीज़ें बहुत सारी और चीज़ें इस तरह की मैटर कर रही होती हैं। सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग क्या है? इसके अंदर आप क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप ये कर रहे हो कि आपने जो है वो मिसाल के तौर पे आपके पास ना आपने एक मोहल्ला चूज़ किया जहाँ पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। उस मोहल्ले के अंदर फॉर एग्जांपल कोई डिज़ीज़ जो है वो मतलब वहाँ से केसेस बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, आप उस रेलेवेंट कुछ भी रिसर्च वहाँ पे परफॉर्म करना चाह रहे हो। वहाँ पे 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, और आप उन 1000 के 1000 पे रिसर्च नहीं कर सकते। या मिसाल के तौर पे 10,000 लोग रहते हैं, आप 10,000 पे रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपको ना 10,000 पे आप रिसर्च नहीं कर सकते। आपने सैम्पल साइज़ चूज़ किया, वो कैलकुलेट करते हो आपने सैम्पल साइज़ कैलकुलेट किया, आपको ना 1000 बंदे चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि आप ना ऊपर टोटल पॉपुलेशन लिखोगे जो है वहाँ की, और जो आपने सैम्पल साइज़ जो आपको चाहिए ना वो आप लिखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 10, तो इसका मतलब 10। अब आपने जो 10,000 लोग हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि रोल नंबर आपने जैसे होते हैं ना कि बच्चों के रोल नंबर होते हैं 10,000 तक। अब इस तरह से आपने जो भी आपका मोहल्ला एरिया जो भी था, आपने उनको ना एक सैम्पलिंग फ्रेम के तहत ना एक नंबर दे देना है। या मिसाल के तौर पे सेंसस जो है ये भी क्या होता है, आपका जो मरदमशुमारी होती है ये भी तो आपका एक वो होता है, सैम्पलिंग फ्रेम होता है। आपने इस लिहाज से ना एक नंबर एलोकेट कर दिया, ठीक है, 1 से 10,000 तक। अब आपका जो आंसर जो सैम्पलिंग इंटरवल आया था वो आया था आपका 10। आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो जो नंबर सेलेक्ट किया, आपने 10वें बच्चे को सिलेक्ट करना, उसके बाद 20वें को, फिर 30वें, फिर 40वें, इस तरह से मूव ऑन करते जाना। आपने हर एक के बाद ना आपने 10th बच्चा जो है ना वो सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वे है और दूसरा वे ये है कि आप जो है वो एक नंबर सेलेक्ट करो अपनी मर्ज़ी से। मिसाल के तौर पे आप 1 से 10 के दरमियान आप 4 नंबर सेलेक्ट करते हो, ठीक है। ये नंबर भी आपने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से जनरेट किया तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये नंबर फॉर एग्जांपल आपने 4 सेलेक्ट किया या 5 किया, अब पहला बच्चा आपने चौथा सेलेक्ट किया, उसके बाद आप इसमें 10 ऐड करोगे तो अगला बच्चा जो सेलेक्ट करोगे वो 14 होगा, फिर आप 10 ऐड करोगे, फिर अगला जो आप सेलेक्ट करोगे 24वां। या घर फॉर एग्जांपल बच्चा या आप क्लास में कर रहे हो या आप एक घर पे कर रहे हो तो 24 हो गया, 34 हो गया। इस तरह से आप जो है ना वो करते जा रहे हो। मिसाल के तौर पर ये क्लास ही थी, ठीक है, तो क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स थे। अब जो आपका जो रोल नंबर है वो आपका क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम है। या जो आपका अगर घरों पे कर रहे हो तो आपके पास, या जो पॉपुलेशन पे कर रहे हो तो सेंसस है। अब ये सैम्पलिंग फ्रेम भी आप क्या कर रहे हो कि आपने फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर आपने 4, 5, 6 कोई भी आपने उसने आपको पहला नंबर बता दिया, सैम्पलिंग इंटरवल आपने कैलकुलेट कर लिया, पहला बच्चा आपने जो कैलकुलेट किया वो रोल नंबर 4 वाला है, उसके बाद आपने उसमें 10 ऐड किया जो कि आपका सैम्पलिंग इंटरवल है, फिर 14वां, फिर 24वां, फिर 34, इस तरह से आप करते जा रहे हो। ये भी सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग, ये भी एक अच्छा वे होता है कैलकुलेट करने का, इसमें भी बाइस के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद एक वे ये है कि क्लस्टर सैम्पलिंग करो। थर्ड जो है ना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या है कि क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग ये होती है, ये बेसिकली इसके अंदर आपके पास ना क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स कैसे कि आपके पास कुछ क्लस्टर्स होंगे 1, 2, 3। ये क्लस्टर आपके पास जो हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लाहौर के अंदर करनी है तो लाहौर के अंदर ना अब आपके पास फर्दर आगे एक मॉडल टाउन है, ये आपके पास आगे जो है वो कोई और एरिया है, ठीक है, ये ब्लॉक ए है या ब्लॉक बी है, ठीक है, ये DH है कोई और एरिया, ठीक है। तो अब आपने इसके अंदर फर्दर आगे या तो रैंडम सैम्पलिंग कर ली या सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग कर ली, ठीक है। इनके अंदर से आपने जो है ना वो क्लस्टर्स के अंदर से सैम्पल ले रहे हो। ये क्लस्टर क्या हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले हैं, गाँव हैं, बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लस्टर जो है वो बना रहे हो, पहले उन क्लस्टर के अंदर से एक प्रोपोर्शन के लिहाज से आप अपना सैंपल लेते जा रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्लस्टर थे ये वेरिएबल था, जैसे मोहल्ले के अंदर आपने खुद नहीं बनाया था। लेकिन अब जो आगे टाइप आ रही है ना स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसके अंदर आप क्या करते हो कि आपको पता है कि ये आपका सैम्पलर है, आपने इसके ऊपर करना है। अब आप इसके अंदर ना इसके अंदर भी आप ग्रुप बनाते हो 1, 2, 3 और फिर इसके अंदर से आप चूज़ करते हो। लेकिन इसमें और क्लस्टर में क्या फ़र्क है कि उसके अंदर जो आपने ग्रुप बनाए थे वो थे मोहल्ले जैसे शहर या इस तरह की चीज़ें, जो आपने मतलब उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक्स चीज़ें नहीं थी।
अब स्ट्रेटिफाई में आपने क्या किया, इसमें जो आपने स्ट्रेटा बनाए हैं ना, ये आपने खुद से बनाए हैं और इसमें सब ग्रुप्स आपने बेसिकली बना दिया अपनी पॉपुलेशन के। जैसे आपने एक के अंदर एज के लिहाज से बना दिया या आपने रिलीजन के लिहाज से बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे रिसर्च करना चाह रही हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि हर तरह का जो बंदा है ना वो शामिल हो, यानी कि उसमें हिंदू भी आ जाए, उसमें पठान वैसे कोई मज़हब नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें क्रिश्चियन भी आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें मुस्लिम भी आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कोई भी अदर जो रिलीजन है वो आ जाए। तो अब इस रिसर्च में मैं क्या करूँगी, क्लस्टर्स बना दूँगी हर रिलीजन के। फिर उसके अंदर से मैं हर एक जो क्लस्टर नहीं सॉरी स्ट्रेटा, हर स्ट्रेटा के अंदर जो है ना मैं फ़र्दर आगे प्रोसेस करूँगी, अपना जो पिछले वाला है उसके थ्रू जो है वो सैम्पल सेलेक्ट करती जाऊँगी। तो इस तरह से मुझे हर तरह के पर्सन मिल जाएंगे। तो ये जो है ना, ये एक होमोजेनस, ये जो क्लस्टर्स हैं, ये जो स्ट्रेटा है, सॉरी क्लस्टर नहीं स्ट्रेटा, ये स्ट्रेटा आपके पास क्या है, ये स्ट्रेटा आपके पास होमोजेनस है, एक तरह का है, चाहे वो एज के लिहाज से किया, चाहे वो अपने रिलीजन के लिहाज से किया है, ठीक है, या चाहे वो आपने किसी और प्रोसेस की तरह या किसी भी तरह से कर दिया। जैसे आप स्मोकर्स देखना चाहते हो कॉलेज के अंदर, आपने स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया, बॉर्डर्स कौन से और नॉन बॉर्डर्स कौन से हैं, ठीक है, उस तरह से आपने 2 स्ट्रेटा बना लिया। इस तरह से आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता, बजाय इसके कि आप क्लस्टर के थ्रू करो। एडवांटेज क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेसिकली अच्छी है, ठीक है। अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं करते ना, तो आपको रिसर्च में लिमिटेशन में लिखना पड़ता है कि आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है, और ये आपका ड्रॉबैक होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कि इससे ना एरर के चांसेस नहीं आते। आपने अपनी चुनी हुई आवाम के ऊपर रिसर्च नहीं की, ठीक है, सैम्पलिंग एरर नहीं आएगा, रिजल्ट्स को जनरलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है, और ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि भाई पैसा ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा इनकन्वीनियंट है और मुश्किल है, ठीक है, और लार्ज पॉपुलेशन होगी तो ज़रा मसला होगा। और हम नेक्स्ट जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी लंबी हो गई है।